पत्रिका के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, महिलाएं अपने पूरे जीवन काल में कई शारीरिक बदलावों के दौर से गुजरती है। चाहे वो सफ़र एक छोटी बच्ची का हो या फिर बच्ची से युवती का और नवयुवती से माँ तक का। लेकिन इन्हीं बदलावों के अंतर्गत उसके जनन अंगों में अगर कोई विकार आ जाए तो उसके लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कारण एक अनजाना सा भय। आज हम जिस विषय पर बातचीत करेंगे वो है जनन अंगों का कैंसर, रोकथाम व उपचार। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उर्वशी मृगलानी। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपका सबसे पहले बहुत स्वागत करूंगी और पूछना चाहूँगी कि अक्सर जब महिलाओं में कैंसर की बात आती है तो वो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती। कारण मैं समझूंगी एक अनजाना भय, क्योंकि डर जाते हैं कि कैंसर हो गया तो क्या होगा मेरे परिवार का और मेरा। तो आज हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि असल में ये जनन अंगों का कैंसर है क्या और क्या हमारा डरना ठीक है। सभी श्रोताओं को नमस्कार और नीलू जी को धन्यवाद कि उन्होंने महिलाओं को जागरूक करने के लिए मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है। बिल्कुल गर्भाशय या गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से डर होना चाहिए, परंतु मैं सभी महिलाओं को ये बताना चाहूँगी कि अगर हम ये जान लें कि हम उससे कैसे लड़ सकते हैं या उसका निदान कैसे कर सकते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं, तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रकृति ने हमारे लिए बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी हैं जिससे कि हम कैंसर बनने से पूर्व ही उसका पता कर सकते हैं और उसका उपचार कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा बताया कि अगर हमें पता चल जाए, जानकारी मिल जाए तो हम इससे इस अनजाने डर से भी बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, लक्षणों की बात करें तो कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जो समय आने से पहले हमें बता दे, एक दस्तक दे दे कि हाँ हमें कैंसर हो रहा है या कुछ शरीर में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। जो लक्षण महिलाओं को ध्यान में रखने चाहिए जो कि गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के ओर संकेत करते हैं, वो हैं संपर्क के बाद योनि से रक्तस्राव, कोई भी असामान्य रक्तस्राव। असामान्य से मेरा अर्थात है कि 2 माहवारी के बीच में रक्तस्राव, माहवारी में ज़्यादा रक्त का आना, या माहवारी बंद होने के बाद जिसे हम रजोनिवृत्ति या मीनोपॉज कहते हैं, उसके 6 माह के बाद थोड़ा सा भी रक्तस्राव होना असामान्य है। या योनि से बदबूदार पानी का जाना, ये सब लक्षण गर्भाशय कैंसर की ओर संकेत करते हैं। और जब ये उन्नत चरण में पहुंच जाता है कैंसर, तब मरीज को पीठ में दर्द, पैरों में दर्द या एक पैर में सूजन हो सकती है। लेकिन सब महिलाओं को ये ध्यान में रखना चाहिए कि आरंभिक अवस्था में कैंसर बिल्कुल अलाक्षणिक भी हो सकता है, परंतु जब भी ये लक्षण आए तो वो ज़रूर पास के चिकित्सालय में जाके अपनी जांच कराएं। इनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। जी, आपने एक बात कही कि कुछ समय में ये अलक्षणिक भी हो जाते हैं, यानी हमें लक्षणों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसे भी टेस्ट हैं जो हम लक्षण का इंतज़ार ना करके टेस्ट की तरफ जाएं, अपना परीक्षण एक बार कर लें और एक बार डॉक्टरी सलाह लें। ये नीलू जी, आपने बहुत ही उपयुक्त और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की विडंबना ये है कि आरंभिक अवस्था में ये बिल्कुल अलाक्षणिक हो सकता है और जब तक लक्षण आते हैं कैंसर पूरी तरह उत्पन्न हो चुका होता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसका पता करने के लिए? इसके लिए हमारे पास एक जांच है जिसे कि पैप स्मीयर परीक्षण कहते हैं, जो कि नियमित रूप से हर महिला को कराना चाहिए। 30 वर्ष की उम्र के बाद हर 3 वर्ष में एक बार, और अगर आप HPV के साथ करा रहे हैं तो हर 5 वर्ष में एक बार। पैप स्मीयर क्या है? ये एक बहुत ही सरल जांच है जो कि 1 या 2 मिनट में हर सरकारी अस्पताल में स्त्री रोग के जो विशेषज्ञ हैं वो ले सकते हैं। इसमें सिर्फ आपके गर्भाशय के मुख से एक द्रव्य लिया जाता है और उसकी जांच की जाती है। इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है, ये निःशुल्क है और इसकी रिपोर्ट 2 सप्ताह में आ जाती है और उससे पता चल जाता है कि कैंसर बन रहा है या कैंसर के पूर्व परिवर्तन जो हो रहे हैं गर्भाशय ग्रीवा में, उनकी ओर संकेत मिल जाता है। तो अगर हम इन कैंसर बनने के पूर्व परिवर्तनों का इलाज या उपचार कर देंगे तो कैंसर को विकसित होने से रोक सकते हैं। इसमें प्रकृति ने मनुष्य की बहुत सहायता की है कि अगर जो कैंसर के पूर्व उच्च कोटि के परिवर्तन भी बन गए हैं, उनको कैंसर बनने में 8 से 12 वर्ष लगते हैं। तो उन 8 से 12 वर्षों में अगर हम पैप स्मीयर करा रहे हैं तो हम उस पूर्व परिवर्तन को
निदान कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं और कैंसर को बनने से रोक सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात है और इसका इस्तेमाल करते हुए ही बहुत से विकसित देशों ने पैप्समियर का इस्तेमाल करते हुए गर्भाशय ग्रीवा कैंसर पर बहुत नियंत्रण पा लिया है। और मैं मानती हूँ कि हमारी महिलाएं जागरूक होकर ज़रूर इसका इस्तेमाल करें ताकि उनका कैंसर बनने से पहले ही पकड़ में आ जाए। डॉक्टर साहब, जांचों की बात करें तो मैंने देखा कि आप पैप स्मीयर के ऊपर काफ़ी जोर दे रही हैं और चाह रही हैं कि हर श्रोता जो हमारे सुन रहे हैं वो भी जाएं पैप स्मीयर के लिए। तो क्या कुछ और जांचें भी हैं या फिर खाली पैप स्मीयर को ही हम सकारात्मक लेके चलें? जो पैप स्मीयर है वो एक जांच है जो हर 3 वर्ष में करानी है। उसके साथ हम HPV का टेस्ट कर सकते हैं। उसके क्योंकि 90% जो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर है वो HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमण से होता है जी। तो इन दोनों टेस्ट को हम इकट्ठा कराएं तो फिर हमें 5 वर्ष में एक बार कराना पड़ेगा। उसके अलावा ये 2 टेस्ट ही हैं जो हमें काफ़ी हद तक ये बता देंगे, सहायता करेंगे कि कहीं पे जननांगों में कैंसर तो नहीं हो रहा है। ये सिर्फ गर्भाशय ग्रीवा में नहीं, अंडेदानी के गर्भाशय के कैंसर में भी इसमें असामान्य सेल्स आ जाएंगे जिसको देखकर हम पता कर सकते हैं कि कहीं कैंसर तो नहीं। अच्छा, अलग सा विषय लिया। और अगर महिलाओं की बात करें तो किन महिलाओं को जननांगों का कैंसर होने के सबसे ज्यादा चांस है? कही जाए उम्र का तकाजा लेके चले या फिर कौन से ऐसे कारण हैं? जो महिलाएं कम उम्र में जिनकी शादी हो जाए, कम उम्र में पहला बच्चा या एक से ज्यादा पुरुष से संपर्क, या वो महिलाएं जिनके अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी है, जैसे कि जो HIV से ग्रसित हैं, जो तंबाकू का सेवन करती हैं, या फिर वो जिनकी परिवार में किसी को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर हुआ है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिनके परिवार में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर है उनके अंदर शायद HPV से लड़ने की क्षमता कम है, इसीलिए उनको भी कैंसर हो सकता है जी। यानी परिवार का अगर दादी में या नानी में किसी को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर हुआ है तो उनको भी जी एहतियात बरतनी चाहिए। उपचार की बात करें तो हमेशा एक डर मन में रहता है कि अरे अब तो कैंसर हो गया, तो इलाज के बारे में सरकार का क्या रुझान है और क्या सरकारी अस्पतालों में ये सब अवेलेबल है? उपचार में यदि मरीज आरंभिक अवस्था में आ जाता है, आरंभिक चरण में है, तो उसमें शल्य चिकित्सा होती है जिसे हम सर्जरी कहते हैं। ये सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क होती है, सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में, दिल्ली और सेंटर के। और यदि मरीज़ आने में कुछ विलंब कर देता है और कैंसर थोड़ा फैल चुका है आसपास के जननांगों में, तब रसायन या विकिरण मतलब कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी मरीज़ को दी जाती है। ये भी सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क मिलती है। विकिरण का थेरेपी है वो कुछ अस्पतालों में ही दिल्ली के उपलब्ध है, जैसे कि दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल जो काफ़ी बड़ा दिल्ली सरकार ने खोला है, उसमें विकिरण की प्रयोजन है। और ऑल इंडिया है, सफदरजंग है, इन सब अस्पतालों में विकिरण की व्यवस्था। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि अगर हम समय पे पैप स्मीयर करवा लें और पता चल जाए कि हाँ यूट्रस में कैंसर है, गर्भाशय में कैंसर है, तो कहीं ना कहीं बचाव कर सकते हैं। तो ग्रेडिंग की बात आती है कि क्या सभी में जो थेरेपी आप बता रहे हैं, जो सफदरजंग में और एम्स में विकिरण थेरेपी के बारे में आपने बताया, सभी में क्या थेरेपी की जरूरत पड़ेगी या खाली सर्जरी से यानी निकाल के गर्भाशय को हम बच सकते हैं? यदि आप आरंभिक अवस्था में पहुंच गए हैं अस्पताल में और आपका निदान हो गया है आरंभिक अवस्था में, तो सिर्फ शल्य चिकित्सा से ही, सिर्फ सर्जरी से ही मरीज का उपचार हो जाएगा और उसको सिर्फ अगले 6-6 महीने में, अगले कुछ वर्षों तक अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छे से उसका उपचार किया जा सकता है। और दूसरा ये भी देखने में आया है कि पहले ये कैंसर 40 से 50 वर्ष की उम्र में ज़्यादा पाया जाता था, लेकिन अब ये 30-35 वर्ष की उम्र की महिलाओं में भी देखा जा रहा है। और अब ये आप लोगों के माध्यम से और जागरूकता आने से बहुत से मरीज़ मेरे पास ऐसे आए हैं जो बहुत ही आरंभिक अवस्था में 30 या 35 वर्ष की उम्र में जिन्होंने अपना निदान करवाया और शल्य चिकित्सा के बाद अब बिल्कुल ठीक है। आरंभिक अवस्था में पहला लक्षण आने पे आना या कोई भी लक्षण आने पे आना, अगर आप चिकित्सालय चले जाते हैं तो आपका पूर्ण तरीके से उपचार हो सकता है। लेकिन हमें अपनी संकोच को ख़त्म करके, उसको विनाश करके हमें चिकित्सालय में पहला कदम हमें ही रखना है महिलाओं को। बहुत अच्छा कहा कि संकोच को और अगर भय को, एक अनजाने डर को और संकोच को दूर रखें तो मैं समझती हूँ समय पे इलाज मिल सकता है। डॉक्टर साहब, उम्र की बात की कि आपने बताया कि आजकल 30 साल की नवयुवती को भी हो रहा है, तो कारण क्या है इन सब के?
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एचपीवी संक्रमण जो है वो बहुत ज़्यादा एक बड़ा कारण है। जी। और हम जो हमारी लड़कियां और नवयुवतियां हैं उनको बचाने के लिए एक बहुत अच्छा वैक्सीन जो कि एचपीवी संक्रमण के विरुद्ध आया है वो है गार्डासिल वैक्सीन, जो कि 9 से 26 साल की लड़कियों और युवतियों को दिया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा प्रभाव तब पड़ता है अगर ये पहले यौन संपर्क से पहले दिया जाए। तो ये 3 डोजेस में दिया जाता है और ये हर 9 से 26 साल की महिला जो है उसको ले लेना चाहिए। इससे काफ़ी हद तक हम गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बच सकते हैं। जी, ये तो रोकथाम के बारे में ही आपने बता दिया एक तरह से कि हमें क्या इंजेक्शन ले लेना चाहिए ताकि हम आगे वाले जीवन में बचा सके अपने आप को। तो मैसेज, अगर संदेश की बात करें रोकथाम के साथ ही, तो आप एक संदेश भी देना चाहेंगी हमारे श्रोताओं? आपके माध्यम से मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहूँगी कि हमें लक्षण आने का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि एक पैसे का निवारण करोड़ों के उपचार से कहीं बेहतर है। तो हमें अपने घरों से निकलकर महिलाओं को अपनी सेहत को पूरा ध्यान देना है और हर 3 वर्ष में एक बार ज़रूर पैप्समियर परीक्षण के लिए चिकित्सालय आना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सब जागरूकता से हम भारत देश में भी गर्भाशय ग्रीवा कैंसर पर नियंत्रण पा सकेंगे। यानी आपका ये संदेश तो रहेगा। पर रोकथाम की अगर बात करें तो रोकथाम में अक्सर देखा गया है कि लोग जाते हैं लेकिन वहीं, जैसे आपने पैप स्मीयर की बात की, तो वापस लौट जाते हैं। कई बार उसके रिजल्ट को भी देखना नहीं ज़रूरत समझते, कहते हैं हमने करा लिया। तो उस पे आप श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे? और एक जो अनजाने डर की बात कहूँ कि मैं भी समझती हूँ कि अगर श्रोताओं की तरह मैं भी सोचती हूँ कि अगर कैंसर की बात करें तो डर जायज़ है कि अरे अब सर्जरी में कितना समय लगेगा, किस ग्रेड में जाके कैंसर रुका है, किस स्टेजेस में है। तो मैं चाहूँगी थोड़ा आप श्रोताओं को बताएं कि स्टेजेस कौन कौन सी होती है, जिसपे हम इसको थोड़ा ध्यान रखें कि स्टेजेस के अनुसार भी कोई लक्षण है जिसपे हम देख सकें कि क्या है। आरंभिक अवस्था में वही लक्षण रहेंगे कि संपर्क के बाद कोई असामान्य रक्तस्राव या कोई भी असामान्य रक्तस्राव, और बहुत उन्नत चरण में आकर पीठ में दर्द या पैर में सूजन होगी या थोड़ा सा खाना खाने पर पेट भरा हुआ लगना, ये सब लक्षण आ सकते हैं। लेकिन महिलाओं को बिल्कुल अपने मन से डर निकाल देना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लक्षण आने का ये मतलब नहीं है कि उन्हें कैंसर हो ही गया है। ये कैंसर के पूर्व परिवर्तनों का संकेत भी हो सकता है। तो उन्हें बिना संकोच के चिकित्सालय जाकर जांच करानी चाहिए, जिसका कि रिपोर्ट 2 सप्ताह में आ जाती है। और हर कैंसर के मरीज़ या कैंसर पूर्व परिवर्तन के मरीज़ का इलाज हम सबसे पहले करते हैं। उनको किसी तरीके का किसी भी सरकारी अस्पताल में इंतजार नहीं करना होता है, और इसी कारण उनका उपचार जल्द से जल्द और अच्छे तरीके से होता है। मेनोपॉजल एज की महिलाओं की बात करूँ, जब बंद हो जाता है ये, जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड बंद हो जाता है, तो मैंने अक्सर देखा है कि वो लोग खुद ही हार्मोन्स लेना शुरू कर देती हैं, हार्मोनल थेरेपी स्टार्ट कर देती हैं इधर उधर से डॉक्टर से बात करके। तो क्या आप समझते हैं कि ये भी जिम्मेदार है कैंसर का एक कारण होने में? हार्मोन थेरेपी या कोई भी दवाई किसी भी डॉक्टर की सलाह के बिना किसी महिला को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसको देने से पहले हम बहुत सारी जांचें करते हैं। महिला का पूरा परीक्षण किया जाता है कि उसको कितनी आवश्यकता है और उसको कितना उससे लाभ और कितना नुकसान होगा। उसके हिसाब से ही कुछ हफ्ते के लिए किसी महिला को मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति के बाद ये हार्मोन दिए जाते हैं। किसी में अगर कोई कैंसर का उपज हो रही हो तो इस हार्मोन से वो बढ़ भी सकता है। इसलिए ही बिना किसी जांच के, बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी मरीज को, किसी भी महिला को कोई हार्मोन थेरेपी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हार्मोन थेरेपी लेती रहूंगी, क्योंकि अक्सर कहा गया है कि जब भी मेनोपॉजल स्टेज आती है, ऐसे स्टेज में, उसके बाद टांगों में दर्द और मुंह पे झुर्रियों का आना, तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ हर महिला सुंदरता के उसके रहती है भाव में कि मैं सुंदर ही लगूं और हार्मोन्स का लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझती हूँ कि आपका कहना कि हार्मोन ना ले, जब बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। जो रजोनिवृत्ति और मेनोपॉज है, इसके बारे में बहुत सी गलत बातें महिलाओं के मन में हैं। जैसे कि बहुत महिलाएं मेरे पास आएंगी या अस्पतालों में आती हैं कि उनको ये है कि कोई भी असामान्य रक्तस्राव मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति के पास नॉर्मल है या सामान्य है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। सामान्य तरीके से जब रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज हो रहा है तो रक्तस्राव माहवारी में कम होता जाएगा और उनमें अंतर बढ़ता जाएगा। कभी भी 40 वर्ष के बाद
किसी भी महिला को ज़्यादा रक्तस्राव हो, असामान्य रक्तस्राव हो, तो उसे बिल्कुल ये सोचना नहीं चाहिए कि ये सामान्य बात है। हमें अस्पताल जाना है, चिकित्सालय जाकर जांच करानी है। ये धारणा सभी महिलाओं में बहुत ज़्यादा गलत है कि वो ये सोचकर बैठ जाते हैं कि ये एक सामान्य बात है, और ये कारण है कई बार ये कैंसर का लक्षण हो सकता है, और ये आरंभिक अवस्था से उन्नत चरण तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो इसको सामान्य मानकर घर पे रहे। यानी अपनी डॉक्टरी ना चलाएं, और बेहतर ये है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ से समय समय पे मिलती रहे, और खासकर जब 30 साल से ऊपर हो जाएं। और कुछ ऐसा मैसेज खास जो सफाई से युक्त आप देना चाहेंगे श्रोताओं के, कि इसमें सफाई भी रखनी चाहिए जिसकी वजह से ना हो उनको ऐसा? बिल्कुल, मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि अच्छी खुराक लेना, सफाई रखना और अपनी सेहत को उतना ही ध्यान देना जितना कि वो अपने पूरे परिवार को देती हैं। तो महिला को अपने लिए भी समय निकालना है। 3 वर्ष में कुछ समय के लिए अगर वो अस्पताल आके जांच कराएंगी तो उनकी स्वास्थ्य का और उनके परिवार के स्वास्थ्य का सब अच्छा रहेगा, और उनको इस बात का पूर्ण ध्यान रखना है। और मैं मानती हूँ कि आपके माध्यम से ये ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं और महिलाओं तक ये बात पहुँचेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि भारत में भी हम गर्भाशय ग्रीवा कैंसर पर पूर्ण तरह से नियंत्रण पा सकेंगे। जी, और कहीं ना कहीं हमारे आंकड़ों में भी कुछ गिरावट आएगी। बिल्कुल। डॉक्टर उर्वशी, आज आपने हमारे स्टूडियो में आकर हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, और मैं समझती हूँ कि सभी श्रोताओं को इससे बहुत लाभ भी मिलेगा। आप आए और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीलू जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर जानकारी।